RJ is recording the call. Yes. कैसे कैसे हो दोस्त? मैं बहुत अच्छा हूँ यार, घर पे हूँ, शांति में ओके, हूँ। शांति पढ़ाई में लिखाई। यार। जी जी जी, बिल्कुल। हम इस वक्त एक, जैसे कि हम ऑफ एयर बातें कर रहे थे, लग रहा है कि एक मूवी चल रही है, पूरे दुनिया में एक मूवी चल रही है, और इस मूवी का पार्ट 2 हम नहीं देखना चाहेंगे। क्या कहते हैं आप? जी, मैंने जैसा आपको पहले कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हम सब एक सरियल साईफाई फिल्म का हिस्सा हैं। और जैसा आपने कहा कि अच्छा होगा अगर इसका दूसरा पार्ट ना हो, लेकिन इसका दूसरा पार्ट तभी नहीं होगा जब हम लोग इस बार ध्यान से अच्छे से कोशिश करेंगे कि ये निकल जाए बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे सवाल है अंशुमन, मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आपके आपके करियर के बारे में हम बातें करेंगे, आपके पास के बारे में बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पीछे क्या है उसके बारे में बातें करना चाहेंगे। ये तस्वीर कौन सी है सर? सिर्फ इनका बैक पोर्शन दिख रहा है। ये एक्चुअली, ओ वेरी, ये बकरा है। मेरी एक फिल्म आई थी, ये है बकरापुर, नेटफ्लिक्स पे। जी जी जी। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं जानकी विश्वनाथन। तो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, मलिका चब्बा, पेंटर है, उनको फिल्म बहुत पसंद आई और उन्होंने ये पेंटिंग बनाई। एंड शी हैपेंस टू बी रिलेटेड टू मी। तो जब मैंने पेंटिंग देखा तो मैंने कहा ये मैं लूंगा। अब उनकी पेंटिंग बहुत ही बड़े बड़े दामों में बिकती है, तो जी हुआ ऐसे, मैंने बोल दिया कि ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है, मैं ले जाऊंगा। और फिर मैं, वो चंडीगढ़ में उनकी गैलरी है, मतलब उनका जहाँ वर्कशॉप है, जहाँ वो काम करती हैं, शी इज बेस्ड आउट ऑफ चंडीगढ़। तो उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया और बोला कि सुनो, मुझे इस पेंटिंग के बहुत पैसे मिल रहे हैं, अगर तुम नहीं लोगे तो मैं ये बेच दूंगी। तो जी। मैं फटाफट फ्लाइट लेके चंडीगढ़ गया, इसी बहाने उससे मिला भी और ये पेंटिंग लेके आया। क्या तो it's actually got neon paints on it, so रात में if you switch on the UV light it shines also. क्या बात है, It lights. बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंशुमन, मैं जानना चाहूंगा, लॉकडाउन 2.0 चल रहा है, पहला पार्ट हो चुका है, लॉकडाउन का दूसरा पार्ट चल रहा है। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी और इस कोविड-19 से निकल पाए, इसे हरा पाए। आपका कैसे समय बीत रहा है इस वक्त? क्या क्या चीजों में बिजी हैं आप? जी, मैं तो बिल्कुल तैयार था लंदन निकलने के लिए, क्योंकि मेरी पहली फिल्म शुरू हो रही थी 20 मार्च से। तो हम सबके वीजाज लग गए थे, टिकट्स आ गए थे। पोरम्ब्रो तो भी हैं फिल्म में। जी जी। सो वी सेट एंड लकीली आई टुक अ कॉल वेरी अर्ली ऑन। मुझे 6 तारीख, मैं लंदन से 1 मार्च को वापस आया था और मुझे 6 तारीख के करीब लगने लगा था कि ये बुरा होने वाला है। तो मैंने 6 को सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे नहीं लगता है कि अभी हम लोग जा पाएंगे। सब लोग उस टाइम काफी गुस्सा हुए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा जी हूँ। लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद चीजें इतनी बुरी होने लगी हमारे देश में भी कि अब सब मुझसे बोलते हैं कि अच्छा डिसीजन था। तो शुरू में थोड़ा झटका लगा था क्योंकि, लेकिन यार मैं थोड़ा न्यूट्रल किस्म का इंसान हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ ना ही मैं, आई थिंक जमीन से जो लोग जुड़े होते हैं उनका ये थोड़ा फायदा होता है। तो मैं ना बहुत ही ओवर्टली एक्साइटेड होता हूँ, ना ही मुझे कोई चीज ओवर्टली धसा सकती है। तो मैंने कहा वन डे एट अ टाइम एटीट्यूड अपनाया है और मैंने कहा कि चलो ये मौका है, इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जी। तो उपनिषद जो वेदा है हमारे, मुझे बहुत बचपन से शौक था पढ़ने का। तो मैंने कहा स्कूल की तरह करते हैं, रोज सुबह में 2 घंटे उठने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, 10 बजे से 12 बजे तक पिछले 24 दिनों से रोज उपनिषद पढ़ रहा हूँ। 10 मुख्य उपनिषद मैंने पढ़ लिए हैं और आज से मैंने गीता शुरू किया है। तो होपफुली एट द अदर एंड ऑफ दिस लॉकडाउन आई विल कम आउट अ मोर स्पिरिचुअली अवेयर पर्सन इफ नथिंग एल्स। बिल्कुल बिल्कुल। मेंटली अभी हम सबको बहुत स्ट्रेस है, और अगर इन चीजों को हम पढ़ते हैं तो हम मेंटली बहुत स्ट्रांग बनते हैं। बिल्कुल सही। वैसे मैं जानना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले जब बातें हो रही थी, बिजी रह रहे हैं, डबिंग वगैरह में ही बिजी रह रहे हैं, कुछ कुछ काम करते जा रहे हैं, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली दो चीजें हैं। एक तो क्योंकि मेरी फिल्म शुरू होने वाली थी तो मैं अपने स्क्रिप्ट में ही घुसा हुआ था, तो मैं वापस स्क्रिप्ट को रिविजिट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, सेट के कुछ सामान घर बुलवा लिए हैं। तो मेरे फिल्म में एक बहुत बड़ा जो मेजर प्रॉपर्टी है वो मेरे घर में रखा हुआ है। तो मैं उसको देख देख के आइडिया सोचता रहता हूँ कि फिल्म में शॉर्ट्स वगैरह और कैसे ऐड होंगे। उसके अलावा मैंने एक वेब सीरीज शूट की है, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब 4 महीने, बहुत ही इलेबोरेट शो है। इंटरनेशनल क्रू आया था, तो उसकी डबिंग हमने, उसका शूट खत्म किया है 5 मार्च को या 6 मार्च को लास्ट डे था।
तो उसका डब होने वाला था और वो मई में लॉन्च होने वाला था, लेकिन अभी उन्होंने पूरा सेटअप, जब ये सब शुरू हुआ तो तकरीबन 19 मार्च के करीब उन्होंने एक बेसिक डबिंग सेटअप यहाँ लगा दिया है। तो मैं डब कर करके वो भेज रहा हूँ। तो जी रोज मुझे तकरीबन 1-2 घंटे का काम वो भी निकल जाता है, तो ऐसा भी नहीं लगता कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक कुत्ता है, तो उसको घुमाता हूँ, ये घर उसका है और मैं उसका सेवक हूँ, तो उसकी सेवा करता हूँ। और बाकी कुछ खाना बहुत बना रहा हूँ यार, खाना बनाने का बहुत शौकीन आदमी हूँ। तो दो आई चीज थिंक बता दो, क्या क्या आपने बनाया स्पेशल, क्या क्या बनाया आपने? स्पेशल मैंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए हैं यार, मुझे स्टर फ्राइड वेजीज बहुत पसंद है, तो क्या? मैंने उसके अलग अलग वेरिएशंस बनाए हैं। मैंने उस दिन एक नया सोय हनी और ब्लैक पेपर मिक्स करके सॉस बनाया, स्टर फ्राइड ब्रोकली पोटैटो एंड बीन्स में। क्या बात। फिर अ, मेरी मम्मी पनीर बनाती थी जैसे, वो मैंने बनाने की कोशिश की है, उन्होंने रेसिपी छोड़ दी है मेरे लिए, सो मैं कोशिश करता हूँ वो बना सकूं। फिर उस दिन मुझे पंजाबी राजमा खाने का मन कर रहा था, तो मेरा जो सबसे करीबी दोस्त है स्कूल का, रोहित, उसकी मम्मी का राजमा खाना था, तो मैंने उनको फोन किया व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल, और मैंने कहा आंटी आप मुझे बताओ आप कैसे बनाते हो, तो उन्होंने मुझे फिर स्टेप बाय स्टेप बताया कि नॉर्थ इंडियन पंजाबी राजमा कैसे बनता है, और मैंने वो बनाया एंड 95% मैंने नेल कर दिया वो। सिर्फ आमचूर नहीं डाला मैंने, तो वो आमचूर का टेस्ट मिसिंग हो गया क्योंकि मेरे पास था नहीं और मैं घर से निकल नहीं रहा, जी। तो लेकिन काफी अच्छा बना था, और भगवान की कृपा से मैंने काफी बनाया, तो दोपहर रात और अगली दोपहर तक चल गया, तो मैं बहुत खुश क्या था। बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने आप को बिजी रखना ये सबसे बड़ी जरूरत है, और हम सब इस चीज नियमों को माने, ज्यादा घर से बाहर नहीं निकले, यही हम चाहते हैं। वैसे अंशुमन, मैं जानना चाहूंगा, माशाल्लाह आप हम सब के फेवरेट एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चैलेंजिंग रोल, जी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में हमेशा ही नजर आए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, बहुत बचपन से ही आपने थिएटर करना शुरू कर दिया था, जहां तक मुझे खबर है। थिएटर आर्टिस्ट भी जी काफी अच्छे आप रहे हैं, रहते हैं, अभी भी हैं। तो मुझे बताना चाहेंगे शुरुआत कैसे हुई थी आपकी, ये एक्टिंग वाली चीज कब से शुरू हुई? जी मुझे बचपन से पता था। मतलब सबको बड़ा ऑड लगता है, लेकिन मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ था, तो 5 साल की उम्र में मेरे घर में एक वीएचएस कैसेट था, एक फिल्म का जिसका नाम है त्रिदेव। तो हम्म। उस टाइम वीएचएस कैसेट्स आते थे। आ, और क्या हुआ था कि इलाहाबाद में वो वीएचएस स्टोर बंद हो गया, तो वो क्या हुआ ना, वो वीएचएस कैसेट आया लेकिन कभी वापस गया ही नहीं। तो ओके। क्योंकि वो घर पे था, मैंने वो फिल्म तकरीबन कुछ नहीं तो 50 बार देखी होगी, कुछ नहीं तो उससे क्या ज्यादा बात। ही देखी होगी, मिनिमम तो 50। और मुझे नसीरुद्दीन शाह और वो तिरछी टोपे वाले से तब से प्यार हो गया, जी। और मुंह जबानी डायलॉग्स याद थे मुझे, तो मुझे था कि मुझे यही करना है। अब क्या था उस टाइम यार, 90s में अगर आप एक बच्चे हो और बोलो एक्टर बनना है, तो लोग हंसते थे, इनफैक्ट कहीं जी। कहीं तो अभी भी हंसते हैं। जी। लेकिन मुझे तब से ही शौक था, स्कूल वूल में नाटक करने लगा था। उसके बाद जब दिल्ली शिफ्ट हुआ तो मेजरली नाटक करने लगा। फिर 13 साल की उम्र में मेरी खुशनसीबी थी कि मेरी बड़ी बहन शी शिफ्टेड टू बॉम्बे। सो व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ मैं समर वेकेशंस के लिए आने लगा, अप्रैल मई जून, और यहाँ Yeah. पृथ्वी थिएटर है, लाइक द मेका ऑफ थिएटर, वहाँ पे समर टाइम वर्कशॉप्स होते हैं बच्चों के लिए। हम्म। तो मेरी बहन काम पे जाती थी, तो मुझे बिजी रखने के लिए मैंने कहा कि मुझे किसी एक्टिंग वर्कशॉप में डाल दो, तो उसने पृथ्वी जी। में डाल दिया। तो मैं दिन में 2 वर्कशॉप करता था, 10 से 12 करता था और 3 से 5। और क्या बात। 12 से 3 थिएटर में जो भी नाटक का रिहर्सल चल रहा हो, या कोई दुबे जी बैठे हों या मकरंद बैठे हों, उनका रिहर्सल चल रहा हो, उसमें कोने में घुस के बस देखता था और एक्टर्स को ऑब्जर्व करता था। तो वो वर्कशॉप से जो सीख मिली वो तो मिली, लेकिन वो जो 12 से 3 में पृथ्वी में बैठ के इन लोगों को बस देखना सोक जी। करता था, उससे बहुत सीखने को मिला इन द लॉन्ग रन। उस टाइम बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर्स, योर रोनित रॉयज एंड everybody used to, Prithvi used to be like their adda, you know. So ये सब आई थिंक वाज द बिगिनिंग ऑफ, एंड इसी ऐसे एक वर्कशॉप में अतुल कुमार, जिनके साथ मैंने 3 साल लगातार वर्कशॉप किया, थिएटर के बहुत ही दिग्गज निर्देशक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि दिल्ली छोड़ने से पहले एक काम जरूर करना कि बैरी जॉन के साथ बैरी का कोर्स कर लेना। उस टाइम बैरी जॉन दिल्ली में थे, इमागो स्कूल है उनका, था, अब तो बैरी बॉम्बे में है। हाँ, और ये रहे मेरे क्या कहते हैं, क्वारंटीन के कंपेनियन। जी जी। दो लोग हैं अभी अंदर। ओके, तो और उनका खाना हो गया, इनका खाना क्या नाम है इनका? कैस्पर, कैस्पर, दिस इज कैस्पर, कैस्पर। थैंक यू कैस्पर। इनका कैस्पर का इन, खाना हो गया, कैस्पर अभी वॉक पे जाएंगे।
अच्छा। तो मैंने बैरी के साथ कोर्स किया। एक्चुअली बैरी के साथ की कोर्स की भी बड़ी अजीब कहानी है, क्योंकि मैं जब बैरी के पास गया तो मैं 16 साल का था। तो बैरी ने कहा मेरा कोर्स अडल्ट्स के लिए है कि जब 18 के हो जाओगे तब आ जाओ। तो मैंने अब बैरी से कहा 18 अगले साल बॉम्बे शिफ्ट कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्लान था 17 पे मैं 12th करने के बाद बॉम्बे जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, अडल्ट कोर्स है। तो फिर मैंने बैरी को कम से कम 12 बार मैं उनके यहाँ गया और उनके पीछे पड़ा बैठा रहता था मैं वहां। तो फिर आई थिंक वो फाइनली पक गए। और जब मैं, तो देख ले भाई, सीख ले। कहते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है कर लो। आई थिंक वो भी हाँ। वो कोर्स बहुत ही कमाल का था। और फिर 12th का मेरा बोर्ड एग्जाम था, उससे ठीक पहले बैरी एक नाटक कर रहे थे उस टाइम में, इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम एक्टिंग करोगे। मैंने कहा ऑफ कोर्स करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा एग्जाम है बोर्ड। मैंने कहा वो आप स्ट्रेस मत लो, मैं मैनेज कर लूंगा। तो फिर वैसे ही, और तब तक मैं पृथ्वी में परफॉर्म कर चुका था। पृथ्वी में मैंने झगड़ापुर और लालची 2 नाटक कर लिए थे रामनाथ थरवाल के साथ। ये वर्कशॉप के दौरान ही मैं रिहर्सल करता था और फिर परफॉर्म कर चुका था। तो वो हुआ, फिर मनी हनी हुआ। मनी हनी के साथ हम कश्मीर में भी गए फेस्टिवल के लिए, और फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट कर गया जेवियर्स में। भगवान की कृपा से एडमिशन हो गई। एक ही कॉलेज में अप्लाई किया था मैंने, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉलेज में। और मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, और फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो मेरी बहन घबरा गई कि तुमने ना जय हिंद में अप्लाई किया है ना एचआर में अप्लाई किया है। मैंने ह्यूमैनिटीज में 90% स्कोर किए थे यार। मैंने कहा अगर 90% स्कोर करके मैं जेवियर्स में नहीं घुसूंगा तब तो चांस ही नहीं है ना कि। लेकिन जब फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ 91.5 था। सोचो आर्ट्स में, बताइए। साइंस में नहीं, आर्ट्स में। और सेकंड लिस्ट में लकीली नाम आ गया। तो फिर जेवियर्स के दौरान क्वासार पदमसी, जॉय फर्नांडिस, इन सब के नाटक किए। यहाँ थेस्पो करके फेस्टिवल होता है, जो कि हम सबका काफी बड़ा बेस रहा है ओवर द इयर्स। जितने भी हमारे जनरेशन के अच्छे कलाकार हैं थिएटर के, चाहे चंदन रॉय सान्याल हो गए या हम सब ने कभी ना कभी थेस्पो किया ही है। चंदन मुझसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन 2 साल हमने बैक टू बैक साथ में थेस्पो पे अपने अपने नाटक लेके गए थे। तो चंदन को मैं तब से जानता हूँ और उनकी जर्नी तब से देख रहा हूँ। बहुत ही उम्दा कलाकार है मेरे हिसाब से, हमारे जनरेशन के सबसे बढ़िया एक्टर्स में से। और सो हाँ, ऐसे ही शुरुआत हुई और फिर नाटक करते करते असिस्टेंट डायरेक्टर बने, क्योंकि सब कहते थे मैं बच्चे की तरह दिखता हूँ तो एज अ हीरो काम नहीं मिलेगा। तो फिर असिस्ट करते 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 जब मैं 22 का हुआ तब दिवाकर बैनर्जी एलएसडी का कास्टिंग कर जी। रहे थे, अतुल मौर्य से किस्मत। वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट दैट्स हाउ इट बिगैन बेसिकली। ओके, तो मैं जानना चाहूंगा, मुंबई आ गए, लब से 100 धोखा, पहली मूवी, बड़ी मूवी हम कह सकते हैं, आपको मिल गई। उसके बाद साथ ही साथ कमर्शियल्स भी आप करते रहे, बहुत सारे एड्स आपने किए हैं। तो मुंबई जी में जी कितना टफ रहा ये शुरुआती दौर, कितनी टफ रही आपके लिए? जी। मुझे पता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार कि लोग बोलते हैं कि आपकी जर्नी पहली फिल्म से शुरू हुई है, लेकिन सच बात यह है कि मैं एलएसडी से 6 साल पहले से बॉम्बे में हूँ। समझ रहे हम्म। हैं? तो जो मेरी सीख है या जो मैं एक्टिंग करता हूँ, वो लोग डिस्काउंट कर देते हैं कि उनको लगता है एलएसडी से ही शुरुआत हुई है। एलएसडी वाज नॉट द बिगिनिंग। आई थिंक कोई भी कलाकार, मतलब ऑडियंस ऑफ कोर्स पहली फिल्म में देखती है, लेकिन वो मशीनरी शुरू हो गई है, वो बीज बो दिया गया है काफी पहले। जी और जी। वो मुंबई में असिस्ट कर रहा था, जब मैं लोगों से मिल रहा था, जब मैं एड फिल्म्स पे असिस्ट कर रहा था, मैं सनी देओल को देखता था या अनिल कपूर को देखता था। तो वो सब चीजें जो मैं इम्बाइब कर रहा था या जो सीख रहा था, और मैं बहुत ही कमाल का एडी हूँ। और ये मैं खुद का ढोल नहीं बजा रहा, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया एडीज ने सिखाया है। और मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूँ इन जनरल, जिसकी वजह से आई थिंक मेरे असिस्टिंग में, और उस टाइम इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड एडीज का कल्चर शुरू हुआ ही था जी 2005 से 10 के बीच में। तो नित्या मेहरा हैं जिन्होंने बार बार देखो डायरेक्ट की है, उनको मैंने असिस्ट किया था एज अ सेकंड एडी। वो फर्स्ट बहुत ही कमाल की एडी है वो। अब तो बड़ी डायरेक्टर भी बन गई हैं। सो वो सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको हेल्प करते हैं एक अभिनेता के रूप में, मुझे ऐसा लगता जी। है। और द स्ट्रगल इज पेरिनियल यार, इट इज अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल। आप पहली फिल्म कर लेते हो, लोगों को लगता है पहली फिल्म इज अ स्ट्रगल। फिर अगर पहली फिल्म सक्सेस हो गई तो फिर
उसके बाद आप उससे बड़ा क्या करोगे इज अ स्ट्रगल. सो आई थिंक एवरी स्टेप एवरीवन इज स्ट्रगलिंग एट देयर ओन लेवल. आई थिंक इट्स अ, क्या कहते हैं ना, गीता में लिखा है कि दुनिया दुखालय है. तो यू आर लुकिंग फॉर द रॉन्ग थिंग इन द रॉन्ग प्लेस. It's a struggle permanently. The trick to happiness is to enjoy the struggle and to become a better version of you every day. तो बिल्कुल. मैंने बचपन से, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे रहे हैं और उन्होंने बड़ा ही लीनियर थॉट सिखाया है. इसकी वजह से मैं काफी लोगों को अनॉय भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे गोल गोल घूम के चीजें करनी नहीं आती हैं. इसीलिए शायद मैं बहुत लोगों के साथ काम नहीं भी करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. और एज एन एक्टर मुझे अपना काम बहुत पसंद है, तो मैं सेट पे जाके मुझे टाइम पे आना पसंद है, टाइम पे जाना पसंद है. जिसकी वजह से और मैं वो चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और ना ही करूंगा. तो लोगों को ऑड लगता है कि, मतलब लोगों को लगता है ये एरोगेंस है या ये क्या बोलते हैं उसको, अपटाइटनेस है. लेकिन अपटाइटनेस नहीं है, मेरा मेथड है जो कि मुझे बहुत ही गुणी लोगों ने सिखाया है. मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कुछ काम करने के लिए मैं उसको चेंज करके कॉम्प्रोमाइज करूं. यू नो व्हाट आई मीन. तो मैं अपने स्पेस में खुश हूँ. मैं बहुत ही बेसिक्स वाला आदमी हूँ. और मुझे प्रोसेस बहुत पसंद है किसी भी चीज का. बिल्कुल. तो इससे यही इसीलिए शायद आप इतनी अच्छे-अच्छे रोल कर पाते हैं और सभी के दिल को छू पाते हैं. तो मुझे बताना चाहेंगे, अब ये लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद सब कुछ जब नॉर्मल हो जाएगा, आपने क्या प्लान कर रखी है? वेब सीरीज़ कर रहे हैं और भी कुछ-कुछ चीज़ों पे ध्यान देने वाले, शूटिंग होने वाली है, मूवी की शूटिंग है, सब चीज़ें बिज़ी रहेंगे? जी, फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले, जरीन खान और मेरी फिल्म है, ओरिजिनली फेब में आने वाली थी, लेकिन फिर पुश की क्योंकि वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल में कंटेंशन में थी, और वहाँ फेस्टिवल का कैविएट था कि रिलीज्ड फिल्म को नहीं लेते हैं, और हिंदुस्तान से कोई फिल्म नहीं गई है वहाँ. तो हम लोग ने इसलिए रिलीज 1 महीने पुश कर दी थी. एंड ऑफ मार्च प्लान कर रहे थे, लेकिन फिर ये सब हो गया. तो फिर अब हमने सोचा था मिड में, हमने सोचा था लॉकडाउन अगर 14 अप्रैल को खत्म होगा तो हम मिड में आ जाएंगे, लेकिन अब तो लगता नहीं है कि थिएट्रिकली कुछ होने वाला है. सो वो फिल्म रेडी है, और अगर भगवान की कृपा रही तो वो जल्द ही किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी. बहुत ही प्यारी पिक्चर है. न्यूयॉर्क में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था लास्ट नवंबर. वी वन द बेस्ट फिल्म देयर, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. वी वन बेस्ट डायरेक्टर. I won the Best Jury Actor award. So it's a very special film about a gay boy and a lesbian woman on a road trip, and it's a बहुत ही मजेदार फिल्म है, कलरफुल फिल्म है, जॉयस फिल्म है. तो वो फिल्म आएगी. उसके बाद ये वेब सीरीज तो अभी आ जाएगी अगले हफ्ते 10 दिन में होपफुली. और मेरी खुद की फिल्म शुरू हो रही है. उसके अलावा मिडनाइट दिल्ली मेरी एक और फिल्म है जो रेडी है, जो कि सेंसर्स में अटकी हुई है बहुत समय से, जैसा होता है मेरी कई फिल्मों के साथ. वो जब सेंसर पास कर देगा तो वो भी शायद आ जाएगी. सेंसर बोर्ड के पास आना जाना आपका बहुत लगा रहा है. जी जी जी, कहाँ काफी है? अच्छी आ रही है. एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं आप दोनों. जी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता है कि मुझे जैसा मैंने कहा, चीजों में कंसिस्टेंसी हो ना तो मुझे तकलीफ नहीं है लाइफ में. प्रॉब्लम ये होता है अगर आप डिफरेंट यार्ड स्टिक्स यूज कर रहे हैं डिफरेंट चीजों के लिए, सेम चीजों. सॉरी. तो अगर आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी और का इंटरव्यू भी आप स्काइप पे ही लेंगे, करेक्ट. अभी अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पे बोलूं तो किसी और का इंटरव्यू अभी आप पर्सनली जाके लॉकडाउन में माइक और कैमरे के साथ तो नहीं लेंगे ना. आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं अपने काम में. तो मेरा बस वही है कि आप जब फिल्मों का सेंसर भी करें तो आप सेम यार्डस्टिक यूज करें. अगर आपने नियम बनाए. हाँ, जैसे मुझे बहुत पसंद है वेस्ट में ये चीज है कि उनका रेटिंग सिस्टम है, स्लैब्स है. और आई थिंक वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो फिर आपको बता देता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड है या क्या है, तो आप फिर डिसाइड कर सकते हैं. बहुत ही रैंडम है. तो
मुझे काफी मतलब इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन टू बी ऑनेस्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किड्स शुड नॉट वॉच थिंग्स विच दे शुड नॉट, आई टोटली बिलीव इन दैट. लेकिन then we are also living in a very digital age here, and everybody can access everything they want. We need to be a little realistic, especially with adult audiences. We should give them what they want to see. And so yeah, Midnight Delhi में काफी violence है. मेरा किरदार ब्लेड मैन पे है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा खून खराबा होगा. लेकिन और फिल्में आ चुकी हैं जिसमें उससे ज्यादा वायलेंस रहा है और गाली गलौज रहा है, और वो पास हो गई हैं. तो बैटल यही होता है कि आप कुछ को कर दें और कुछ को ना करें. तो वहीं और वो इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग लोग देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं. कोई फिक्स्ड कमिटी नहीं है. हर फिल्म को हर स्क्रीन 5 नए लोग देखते हैं. तो किसी का भी व्यू पॉइंट सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 5 अलग अलग इंसान. अगर कोई घर पे झगड़ा करके आया हो तो वो भी अपनी जो भी अपने सर पे उसके पड़ रहा है गुस्सा, वो निकाल सकता है आपकी मूवी पे. होता है ऐसा. वेरी वैलिड पॉइंट. मैं तो कहता हूँ अगर मान लीजिए खैर कुछ मैं बोल दूंगा तो फिर वो एक नई कंट्रोवर्सी. जी बिल्कुल. वो हम चाहेंगे कि आपकी मूवी सब जल्दी जल्दी रिलीज हो जाए, अच्छे से आप काम करें जैसे आप करते आए, हम सबको एंटरटेन करते रहे. लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगा अंशुमन, आप उन सभी से कुछ कहते आइए जो इस वक्त लॉकडाउन पे हमारा साथ दे रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम दबंग हैं, हम बाहुबली हैं, हमें कुछ नहीं होगा. उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, दबंग और बाहुबली फिल्में हैं और वो सब लोग नहीं अच्छे लगते हैं. तो आप असलियत में अगर दबंग और बाहुबली चाहते हैं, असलियत में वे सब घर पे हैं. इस पर असलियत में वे सब लॉकडाउन में हैं. बाहुबली वही हैं जो घर पे हैं. बिल्कुल क्योंकि वो सबके हित का सोच के एक्शन ले रहे हैं. मैंने एक बहुत ही खूबसूरत चीज पढ़ी है उपनिषद में, और अगर आपको बोरिंग ना लगे तो मैं बताऊंगा. उसमें लिखा है कि जिंदगी का हर एक्शन जो आप करते हैं, हर मोमेंट में, वो आपकी लाइफ का कोर्स डिसाइड करता है और आपकी डेस्टिनी फॉर्म करता है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सब लिखा है, ये गलत है. क्योंकि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास चॉइस है, और आप उस समय क्या सोच के वो चॉइस ले रहे हैं, उसके फलस्वरूप आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी वो आपको पता चलेगा. तो अगर आप दबंग और बाहुबली बन के अभी ये चॉइस ले रहे हैं कि आप घर से निकल रहे हैं और सरकार और डॉक्टर्स की सलाह नहीं मान रहे, तो आप बहुत ही बड़ा डिसर्विस कर रहे हैं सबको. और मैं हाथ जोड़ के सबसे बोलूंगा कि वो ना करें, क्योंकि आप सिर्फ अपनी जिंदगी रिस्क पे नहीं डाल रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं. तो अगर आपको अभी दबंग बनना है तो घर पे रहो, पिलो फाइटिंग करो, बिस्तर पे कूदो, बाहर मत निकलो. और प्लीज wear masks, wash your hands, do everything that the government is saying, क्योंकि that is the only way to हम लोग सब साथ में हैं यार. इसमें जीतेंगे तो साथ में जीतेंगे, हारेंगे तो सब हारेंगे. अभी बंद है तो सबका नुकसान हो रहा है ना, बड़ा छोटा नहीं देख रहा है. तो आई थिंक अभी हमें सब कुछ भूल के सिर्फ करेक्ट एक्शन लेना चाहिए, सही चॉइसेस लेने चाहिए, और फिर इसको जिंदगी भर कैरी करना चाहिए. आई थिंक द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल अस समथिंग कि हमें खुद को बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए. हम सब जुड़े हुए हैं, तो अगर एक का नुकसान होगा तो सबका नुकसान होगा लॉन्ग रन में. सो टेम्पररी फायदे ना देखिए, टेम्पररी एक्साइटमेंट ना देखिए, घर पे रहिए और प्लीज रूल्स फॉलो करिए. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा. थैंक यू सो मच अंशुमन, समय देने के लिए, फ्रेंड्स एफएम को मुझे समय देने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके. मैं चाहूंगा सब कुछ नॉर्मल हो जाए, कोलकाता जल्दी जल्दी आप आए, ढेर सारी बातें हम स्टूडियो में बैठ के और भी करेंगे. आपके वेब सीरीज के लिए ऑल द बेस्ट. इससे पहले हमने जब भी बात की है लाइव, मतलब इन पर्सन ही की है. बिल्कुल. I hope I see you soon. Take care. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच. टेक केयर, ऑल द बेस्ट आपके वेब सीरीज के लिए. टेक केयर. Thank you so much. Thank you.